पहला क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर डिसोल्यूशन के केस में एसेट्स जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। ट्रांसफ़र तो होते हैं, अब क्या कह रहा है, कॉस्ट पे ट्रांसफ़र होंगे या मार्केट वैल्यू पे, ठीक, या फिर हमारा ट्रांसफ़र होंगे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, ठीक, या फिर एट बुक वैल्यू। तो देखिए, बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू दी होती है वो हमेशा बुक वैल्यू होती है, ठीक है, और हम हमेशा बुक वैल्यू पे ही एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, डी, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 देखिए क्या कह रहा है, वॉट एंट्री शैल बी पास्ड इफ अ पार्टनर चौहान agreed to look after dissolution process for a commission of ₹20,000। मतलब एक पार्टनर चौहान है जिसको हम कमीशन दे रहे हैं 20,000 रुपये डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, मतलब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को देखने के लिए, डिसोल्यूशन प्रोसेस को पूरा देखने की जिम्मेदारी किसकी, चौहान की। और चौहान को हम उसके लिए क्या दे रहे हैं, 20,000 रुपये का कमीशन दे रहे हैं। फिर चौहान टुक ओवर अ कंप्यूटर ₹20,000 फॉर हिज कमीशन, और उसके कमीशन के लिए हम चौहान को क्या दे रहे हैं, कंप्यूटर दे रहे हैं, ठीक। तो क्या अगर कंप्यूटर हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जो कंप्यूटर हम उसको दे रहे हैं वो ऑलरेडी हमारा रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो जब वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है रियलाइजेशन में, ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे उसको कमीशन भी देना है 20,000, ठीक, और उस कमीशन के ही लिए हम उसको क्या दे रहे हैं, कंप्यूटर दे रहे हैं। तो कमीशन के अगेंस्ट में हम उसे कंप्यूटर दे रहे हैं। तो जब भी हम किसी भी पेमेंट को एसेट्स के थ्रू कर देते हैं या किसी लाइबिलिटी का पेमेंट हम एसेट्स के थ्रू करते हैं, तो उस केस में हमें कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हमारी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है हमारा, इसके बाद हमारा कह रहा है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या कह रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इसका और को क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप मतलब फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम क्या हो सकता है, क्रेडिटर ऑफ ₹1,20,000 took over this stock for of ₹70,000 in full settlement of his debt। कहने का मतलब क्रेडिटर को हम 1,20,000 रुपये, क्रेडिटर था, उसने जो है स्टॉक टेक ओवर कर लिया और उसी में पूरा फुल सेटलमेंट हो गया। मीन्स अब क्रेडिटर को कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिटर को हमने स्टॉक 70,000 का दे दिया, अब कुछ भी नहीं देना। तो भाई मैंने अभी अभी जस्ट ऊपर यहाँ पे बताया, इसमें और के ऊपर केस में, कि किसी भी एसेट्स को अगर हम क्रेडिटर को दे दें या किसी लाइबिलिटी को पेमेंट कर दें या कोई भी पेमेंट हम एसेट्स के थ्रू कर दें, तो उस केस में कोई एंट्री नहीं होती। यानी जो 1 है इस, ये किसके लिए होगा, ये यहाँ पे आएगा। आ गई बात समझ, ठीक, यानी नो एंट्री। दूसरा क्या कह रहा है, क्रेडिटर ऑफ ₹1,20,000 टुक ओवर द स्टॉक ऑफ ₹1,10,000। कह रहा है क्रेडिटर है 1,20,000 का, जो स्टॉक दे रहे हैं जिसे हम 1,10,000, लेकिन यहाँ पे कहीं लिखा तो नहीं कि फुल सेटलमेंट पे दे रहे हैं। तो यानी अभी भी क्रेडिटर हमारा 10,000 रुपये का बचा, 1,20,000 का क्रेडिटर था, ठीक, 20,000 का, जिसे हमने 1,10,000 रुपीज़ पेमेंट कर दिया किसके थ्रू, एसेट्स के थ्रू। फिर भी अभी हमारा कितना बच रहा है, 10,000। तो ये 10,000 बच रहा है, तो ये तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा लाइबिलिटी का, ठीक है। तो यहाँ फुल सेटलमेंट तो कहाँ नहीं है, इसका मतलब जो बचा हुआ क्रेडिटर है वो हमको पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा हमें डिसोल्यूशन में कहा गया है कि कोई भी अगर लाइबिलिटी बचती तो हमें उसे पेमेंट करनी ही करनी है। तो जब आप किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा, 10,000। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ये सेकेंड वाले का है, ठीक। अब आते हैं थर्ड में, क्रेडिटर ऑफ ₹1,20,000 took over the stock of ₹1,30,000 and paid the balance to the firm। भाई एक क्रेडिटर है जो कि 1,20,000 का है, जिससे जिसको हम स्टॉक दे रहे हैं 1,30,000 का, यानी जितना का हमारा क्रेडिटर है, ठीक है, उससे ज़्यादा का हम उसको क्या दे रहे हैं,
स्टॉक दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 1,30,000। तो 1,30,000 का हम उसको स्टॉक दे रहे हैं, तो हम उसे क्या दे रहे हैं? यानी हम उसे 10,000 रुपये का स्टॉक ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ कुल फुल सेटलमेंट तो कहा नहीं है। जब फुल सेटलमेंट नहीं कहा है, इसका मतलब हमें क्रेडिटर से बाकी जो 10,000 का एक्स्ट्रा स्टॉक दे दिया है, उस स्टॉक का हम पैसा लेंगे उससे। तो जब आप उससे पैसा लोगे तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्या है हमारा? थर्ड वाले के लिए हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये मैच द फॉलोइंग हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन हमने किए। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। गुडविल ऑफ अ फर्म, हमारी जो फर्म की गुडविल है, ठीक है, गुडविल ऑफ अ फर्म वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वॉज ₹1,20,000। ठीक है, तो गुडविल क्या कह रहा है? गुडविल ऑफ अ फर्म वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। ठीक है, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का जो गुडविल है वो वैल्यूड हो रहा है, जिसमें परचेज ईयर कितना है? 2 है। वॉज ₹1,20,000। ठीक है, फिर कह रहा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years वर ₹65,000, 45,000 एंड ब्लैंक। ठीक, तो हमें ये जो ब्लैंक है ये हमें पता करना है कि थर्ड ईयर में प्रॉफिट कितना होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दे रहा है? हमें क्वेश्चन में गुडविल दे दिया 1,20,000। ठीक, अब आपको गुडविल दिया 1,20,000 और हमें परचेज ईयर भी दिया था। तो ये बताइए गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, ये होता है। तो परचेज ईयर तो हमें गिवन है कितना? 2, और गुडविल हमें गिवन है 1,20,000, और पर एवरेज प्रॉफिट हमें पता नहीं है। ठीक है, इनटू परचेज ईयर 2 है। तो अब आपका क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,20,000 अपॉन 2। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 60,000। हमें मिल गया एवरेज प्रॉफिट 60,000। अब इसी क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा है कि हमें 2 साल का प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। तो ये बता एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जो भी हमें ईयर दिए हैं, जो भी प्रॉफिट दिए, उन सभी ईयर्स के प्रॉफिट का टोटल करें और 3 से डिवाइड कर दें। 3 साल का कहा था हमें एवरेज प्रॉफिट, हमें इसने क्या कहा था? 3 साल का एवरेज प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो 2 साल का तो प्रॉफिट दिया, तीसरे साल का हमें पता नहीं है, तो हमने एवरेज प्रॉफिट तो निकाल ही लिया ऑलरेडी। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला कितना कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया? 65,000 एंड 45,000। ठीक है, तो 65,000 प्लस 45,000 प्लस हमने मान लिया तीसरे साल का प्रॉफिट क्या है? एक्स, और अपॉन 3। एवरेज प्रॉफिट हमें पता है कितना है? 60,000। ठीक है, अब ये जो इधर 3 है वो इधर आ जाएगा अपोजिट में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, और इन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 70,000 प्लस 40,000, 1,10,000 प्लस एक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1,80,000 आएगा। 60,000 टू 3, 1,80,000 इक्वल्स टू 1,10,000 प्लस एक्स। अब आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1,80,000 है आपका टोटल, माइनस 1,10,000, तो आपका जो एक्स है वो कितना हो गया? 70,000। तो ये 70,000 क्या हो गया? उस ईयर का प्रॉफिट हो गया जिस ईयर का हमें प्रॉफिट गिवन नहीं था। तो देखिए यहाँ पे मिसिंग था आपको प्रॉफिट, तो ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 70,000। क्लियर है यहाँ पे? कोड आउट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं हम लोग 2 पे, सॉरी 4th क्वेश्चन पे। तो 4th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमसे।
ऐश्वर्या लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच fully called up for non-payment of final call of ₹3 पर शेयर, यानी उसने ₹3 पर शेयर फाइनल कॉल का नहीं दिया। 3,000 ऑफ दिस शेयर री इशूड एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। व्हाट इज द नेट बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट? हमें कह रहा है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना नेट बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये बताइए आपका ₹10 क्या है, फेस वैल्यू है, फुल्ली कॉल्ड अप है, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3। भाई ₹10 में ₹3 ही तो नहीं दिए, ये इट मीन्स ₹7 हमें रिसीव हो चुका है। ठीक, और कितने शेयर हमारे हैं, 5,000 शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक है, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हमारे पास बैलेंस कितना होगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, 5,000 शेयर हमने फॉरफिट किए थे, जिसमें से 3,000 शेयर हमारे री इशू हो गए, तो बचे कितने, 2,000 शेयर। तो 2,000 शेयर बचे, तो 2,000 इंटू ₹7 तो हमें गेन हो रहा है एक शेयर पे, तो 2,000 इंटू 7 कितना होगा, 14,000 रुपये। तो जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट है उसमें हमारा आंसर कितना आएगा, 14,000 आएगा। क्लियर है यहाँ पे? भाई जो शेयर री इशू हो गए उनका फॉर फ्यूचर तो हम यूज़ कर लेते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। अब जो शेयर री इशू नहीं हुए उन्हीं शेयर का हमारा जो है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में बैलेंस बचता है। ठीक है, तो नेट बैलेंस पूछा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का, तो कितने शेयर हमने नहीं फॉर री इशू किए, 2,000, तो 2,000 इंटू गेन कितना है, ₹7, 7 किया कितना आ गया, 14,000। तो बाकी बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही कैलकुलेट करिए। फिर आगे आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। आप देखिए एक रीज़न एंड असर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें एक स्टेटमेंट तो इस पेज पे हमें दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं क्या स्टेटमेंट, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व आर सेम। ये बिल्कुल गलत है। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व कभी भी सेम नहीं होते। रिजर्व कैपिटल क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल को हम जो है रिजर्व कैपिटल कहते हैं, और जो कैपिटल रिजर्व है इट इज़ अ गेन। जो कैपिटल गेन हमारे बिजनेस में होता है उस कैपिटल गेन को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, और जो रिजर्व कैपिटल है ये आपका अनकॉल्ड कैपिटल है। क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर? अब इसके बाद हम क्या आते हैं, आगे देखिए क्या कह रहा है आपसे। तो स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, असर्शन जो है वो रॉन्ग हो गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, क्या कह रहा है इसमें। इसमें हमें कह रहा है रीज़न, देखिए क्या दे रहा है। ठीक है, तो चलिए रीज़न देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या कह रहा है। रीज़न में कह रहा है रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच द कंपनी में डिसाइडेड टू कॉल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। द रीज़न इज करेक्ट, मीन्स रीज़न अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो देखो यानी यहाँ पे ए गलत था, तो देखो पहले ऑप्शन में तो कह रहा है ए और आर दोनों सही, तो ये भी नहीं हो सकता। दूसरे में ए और आर दोनों सही है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में कह रहा है ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों गलत है, तो दोनों तो गलत है नहीं, मतलब आर रीज़न तो सही है। तो दूसरा क्या है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, यानी क्या होगा, डी। ठीक है, कि ए गलत है बट आर बात अपनी सही कह रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या कह रहा है, अ कंपनी इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार पेबल एज अंडर। 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए, ₹10 जिसकी फेस वैल्यू है। कह रहा है ऑन एप्लीकेशन ₹3 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल, रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, तो ₹3 आपका एप्लीकेशन का है, ₹4 अलॉटमेंट का, ₹2 फर्स्ट कॉल का, ₹1 फाइनल कॉल का। अब क्या कह रहा है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर का एप्लीकेशन रिसीव हुआ। आपसे पूछा क्या है, अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा, हाउ मच अमाउंट रिसीव्ड इन कैश ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ। तो देखो पहली चीज़ तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितना आया। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है
ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारे पास इशूड शेयर देखिए कितना था यहाँ पे, इशूड शेयर है आपका 20,000, ठीक। और एप्लीकेशन रिसीव्ड है 50,000, ठीक। तो हमारे पास एक्सेस शेयर कितने हो गए, एक्सेस शेयर हो गए 30,000, ठीक है। अब 30,000 पे हमें एप्लीकेशन मनी कितना मिला है, एप्लीकेशन मनी देखिए हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 3 रुपये मिला है, कितना मिला है 3 रुपये। तो जब 3 रुपये एप्लीकेशन मिला है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30,000 इंटू 3 कितना आता है 90,000 रुपीज़, यानी एक्सेस हमें एप्लीकेशन पे 90,000 मिले। अब इस 90,000 को हम किस पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे। तो पहले चेक कर लें अलॉटमेंट ड्यू कितना है, हमारे पास इशूड शेयर तो केवल 20,000 है, इंटू अलॉटमेंट मनी कितना है ₹4, कितना आएगा 80,000, ठीक। यानी 80,000 हमें अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था, बट हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस एप्लीकेशन 90,000 का है, तो यानी ये पूरा 80,000 एडजस्ट हो गया हमारा एक्सेस एप्लीकेशन की वजह से। और अब हमें अलॉटमेंट पे 1 भी रुपए की ज़रूरत नहीं, यानी अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। भाई 80,000 मिलना चाहिए था, 90,000 मिल गया हमें एडवांस में, तो यानी अब हमें अलॉटमेंट में कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी अलॉटमेंट पे अब कितना अमाउंट रिसीव होगा, निल। आ गई बात समझ में, मीन्स कैश में हमको अब कुछ भी अलॉटमेंट पे नहीं मिलेगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ क्या कहता है, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स, बी शेयर्स अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, interest on drawing is charged at the rate 10% per annum. At the end of the year, interest on B's drawing amounted to rupees 4290. Drawing of B were, अब हमें ड्राइंग की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो देखिए हर महीने के एंड में ड्राइंग हो रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 10% है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए देखिए हम कैसे करेंगे, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, ठीक है, कितना दिया है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पहले से जो गिवन है कितना है 4290, ठीक है 4290। अब इसको कैसे करेंगे, 4290 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन, ठीक है, ये होता है एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक। तो अब जरा देखिए इसमें कैलकुलेट कैसे होगा, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 4290, ठीक है। टोटल ड्राइंग हमें पता नहीं है तो उसको ऐसे ही बना रहने दो, इंटू रेट हमें गिवन था 10%, 10/100, ठीक है। और एवरेज पीरियड क्या होगा, भाई जो हमसे कह रहा है हर महीने के कब ड्राइंग की जा रही है, यहाँ पे आपका जो ड्राइंग है वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, हर महीने के एंड में हो रहा है, तो आपका एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा 5.5, ठीक है 5.5, क्लियर। तो 5.5/12, तो ये क्या हो गया हमारा एंड ऑफ एवरी मंथ था, तो उसका एवरेज पीरियड हमारा कितना है 5.5। तो 5.5 कैसे आया जरा देख लीजिए, एंड ऑफ एवरी मंथ कह रहा है हर महीने के एंड में होगी, तो जैसे पहली ड्राइंग के बाद हमारे पास केवल 11 महीने बचेंगे, प्लस आखिरी ड्राइंग एंड में ही होनी तो 0 हो जाएगा अपॉन 2, सो 11/2 इक्वल्स टू कितना आएगा 5.5। यहाँ तक वो डाउट, तो अब देखिए ये हो गया हमारा क्या, एवरेज पीरियड मिल गया, हमने इस फॉर्मूले पे रख दिया। अब हमें टोटल ड्राइंग पता करना है, ठीक। ये 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक। अब हम इसको करेंगे कैसे सॉल्व, तो चलिए देखिए
टोटल ड्राइंग इक्वल्स टू 4290 इंटू 10 अपॉन 1। भाई ये इधर आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो, 1/10 था तो 10/1 हो गया, इंटू और इसका क्या हो गया 12/5.5। ठीक, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा टोटल ड्राइंग कितना आएगा। ठीक है, तो जरा देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। ठीक, अब इसको हम डिवाइड कर दें। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। ठीक है, 33 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचा 89। फिर 11 8 जा 88। ठीक, बचे 1 10। तो अब इसको आप डिवाइड कर दो, तो 11 8 जा 88 हो गया, कितना था 89। ठीक है, तो इसे अब हम सॉल्व कर लें, कैसे आएगा हमारा। तो ये 12 बचा है हमारा, 12 इंटू 2 कितना होता है 24। तो पहले हम इसी को मल्टीप्लाई कर दें। चलो पहले इसको कट करके कंप्लीट कर लें। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 33 माइनस करेंगे 42 में तो कितना आ जाएगा 6, इधर 7 7 प्लस 2 9, 9 बचेगा। 11 9 जा 99 होगा। ठीक, क्लियर। और ये कितना बचा हमारा 0। अब इसको कैलकुलेट कर लो। 2 0 0, 2 9 जा 18 का 8, बचे 1, 2 3 6 1 7, 780 इंटू 12। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 0 ये हो गए, 12 8 जा 96, 6 लिखा 9, 12 7 जा 12 7 जा कितना हो जाएगा आपका 84, 84 प्लस 9 कितना होगा 93। ठीक, तो आपका टोटल ड्राइंग कितना आएगा 93,600। तो ज़रा देखिए इसमें क्या दिया है हमें। चलिए यहाँ पे थे हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया ड्राइंग ऑफ बी, 1 रुपीज़ कितना होगा। तो हमें ड्राइंग ऑफ बी पता करना है, तो हमें ये मिल गया था क्या 93,600। इसको 12 से आप क्या कर दो डिवाइड कर दो। ठीक, जब 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगी पर मंथ ड्राइंग कितनी होगी। 12 कितने जा 90 होगा, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96। 12 7 जा 84 होता है। ठीक, 84 माइनस करेंगे, 13 में 4 के बच्चे 9। ठीक, और 9 बचेगा, तो फिर आपका क्या आ जाएगा 96 हो जाएगा। अब 12 8 जा 96। ठीक, ये हो गया, बचा कितना 7,800 हमारी पर मंथ की ड्राइंग आ गई। कौन सी ड्राइंग आ गई पर मंथ। तो जरा चेक करो, इसमें आपके पास ऑप्शन है 7,800, ये रहा हमारा ऑप्शन। तो 7,800 हमारी क्या होगी पर मंथ ड्राइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।
चलिए इसमें क्या कह रहा है अगला, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन देयर वर टोटल डेटर्स ऑफ ₹1,00,000. A provision for bad and doubtful debt also stood in the books at ₹5,000. 20,000 debtors proved bad and rest paid 90% amount past necessary journal entry. ठीक है, तो क्या कह रहा है, 90% मिलेगा। तो देखो आपके पास जो टोटल डेटर था वो 1,00,000 था, ठीक है, टोटल 1,00,000 में आपका डेटर्स कितना प्रूव्ड हुआ है बैड, 20,000। 1,00,000 में आप क्या करो, पहले 20,000 माइनस कर दो। भाई आपके पास डेटर्स कितना था, 1,00,000, ठीक। अब आपको प्रोविज़न कितना हुआ इसमें, 20,000, ठीक। फिर से चेक कर लो कितना है, ठीक है। तो डेटर्स में हमारे पास कितना है, 20,000 प्रूव्ड बैड। तो जो प्रूव्ड हो गया बैड वो माइनस कर दो 20,000, ठीक है। फिर उसके बाद 90 बचेगा, 20,000 हमने माइनस कर दिया, कितना आएगा, 80,000, ठीक है। अब 80,000 पे क्या कह रहा है कि इसका 90% ही हमें रिसीव होगा। कितना रिसीव होगा, 90% अमाउंट, ठीक। तो 90% निकाल लो, ठीक है। तो 90% ही रियलाइज हो, तो 80,000 का 90% कितना होगा, निकाल लो, 90/100, 8 9 जा 72, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 72,000 जो कि हमें रिसीव होगा, ठीक। तो इसकी जनरेटरी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। ये हमें रिसीव होगा तो कैश आएगा ना बिजनेस में, सो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। कितना आएगा आपका, 72,000 एंड 72,000, क्लियर। तो यही हमें रिसीव होगा, तो ये हमने एंट्री कर दी, बात खत्म, और तो कुछ है नहीं इसमें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 7th के और वाले में आते हैं। चलो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, ठीक। दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर कैपिटल रुपीज इतना एंड इतना respectively. Interest on capital is allowed 8% per annum. Firm earned a profit of ₹15,000 for the year ended 31st March 2022. Interest on capital will be, तो ये 2 लाख 1 लाख क्या रिस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% था अलाउड, ठीक है। फिर फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000 और फॉर द ईयर एंडेड ईयर एंडेड 31st March 2022, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, ठीक है। तो अब इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करना है, ठीक। तो 8% है, निकालो 8% इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 8% इंटरेस्ट आएगा कैसे, अब आपसे इसमें कहा है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो जरा ध्यान देना, आपके 2 लाख है यहाँ पे कैपिटल और ये 1 लाख है, 2 लाख का 8% कितना होता है, 16,000, ठीक है। और 1 लाख का 8% कितना होगा, 8,000, ठीक है। ₹24,000 आ गया, ठीक। तो ये 24,000 क्या आ गया आपका, 16,000 माइनस प्लस 8,000, ठीक। तो आपका 16,000 इसका है, 8,000 इसका, 24,000। तो ये 24,000 जो है नेट प्रॉफिट से क्या है, ज़्यादा है, ठीक। तो फिर हम क्या करेंगे, जब हमारा प्रॉफिट से ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, जितना हमारा प्रॉफिट होता है उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं
जो भी उनका पार्टनर का रेम्यूनरेशन है उसके अकॉर्डिंग, या कैपिटल के रेशियो के बेस पे। तो कैपिटल के रेशियो क्या है, 2:1 बनेगा। 2:1 कहाँ पे आएगा, सी में। सी में 10,000 5,000 आ जाएगा। ठीक, फिर क्या है नेक्स्ट, इसके बाद है नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ रुपीज़। अच्छा, इसका आंसर आपको पता ही चल गया था। द अमाउंट ड्यू टू डिक्रीज पार्टनर इज कॉल्ड, डिसीज पार्टनर में क्या कह रहा है, पेड द हिज फादर एंड हिज लीगल हायर। ठीक, तो क्या एंट्री बनेगी, अब डिसीज पार्टनर में क्या कह रहा है, अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर इज पेड टू हिज फादर हिज लीगल हायर। ठीक है, तो अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर इज पेड टू हिज फादर। ठीक, या फिर हिज लीगल हायर। तो इसमें क्या आ जाएगा, हिज वाइफ एंड रिमेनिंग पार्टनर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। फिर आते हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर in future, and in future the ratio between A and B would be 2:1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, भाई आपको ओल्ड रेशियो दिया है 3:2, 1/5 से नया पार्टनर एडमिट होगा सी। ठीक है, फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। ठीक है, तो दोनों का रेशियो पहले से दिया है फ्यूचर का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, और उनको फ्यूचर रेशियो दिया है। ठीक है, फ्यूचर रेशियो दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ठीक है, कंबाइंड रेशियो कैसे आएगा, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है, नए पार्टनर का शेयर कितना दिया इसमें, हम्म हम्म, कोई भी नए पार्टनर का शेयर गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो सॉरी हम गलत क्वेश्चन देख लिए। अब इसको निकालने के लिए मैं क्या, ओल्ड रेशियो दिया है और फ्यूचर रेशियो दिया है 3:2, 2:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो कितना है, ठीक है, तो ओल्ड रेशियो 3:2 है और एक्वायर्ड रेशियो 2:1 है। एक्वायर्ड रेशियो, ठीक, चलिए एक्वायर्ड रेशियो कितना दिया है हमें यहाँ पे, 2:1, सॉरी फ्यूचर रेशियो दिया है, नॉट एक्वायर्ड रेशियो। फ्यूचर रेशियो, फ्यूचर रेशियो आ गया हमारा। अब क्या बचा, तो जब हमें फ्यूचर रेशियो मिल गया तो हम इसको कैलकुलेट ही कर सकते हैं। फ्यूचर रेशियो क्या हमारा, 2:1। ठीक, हमें कंबाइंड रेशियो निकालना। ठीक है, तो कंबाइंड रेशियो 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर। ठीक है, 1 माइनस
न्यू पार्टनरशिप, तो नया पार्टनरशिप कितना दिया है इसमें, चेक कर लें हम लोग। ठीक है, कंबाइंड रेशियो हमें मिल गया यहाँ पे। अब जब हमें कंबाइंड रेशियो मिल चुका है, हमें फ्यूचर रेशियो दिया है, तो हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे। तो न्यू रेशियो कैसे आएगा, कंबाइंड रेशियो इनटू फ्यूचर रेशियो। ठीक, कंबाइंड रेशियो कितना है आपका 4/5 इंटू फ्यूचर रेशियो 2/3। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। ये निकल जाएगा आपका न्यू रेशियो, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ रहा है, दूसरा निकालना है। भाई हमने एक निकाल के चेक कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही वाला ऑप्शन केवल दिया हो एक जगह तो इसी को टिक कर देंगे, लेकिन 8 दो जगह था, तो अब हम एक और स्टेप करके देख लें। अब न्यू रेशियो अब दूसरा जो पार्टनर उसका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका कंबाइंड रेशियो क्या रहेगा 4/5। ठीक है, इंटू फ्यूचर रेशियो 1/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/15। क्लियर है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका न्यू रेशियो। तो अब नया पार्टनर कितना है, क्या आया था हमारा 8 के बाद नेक्स्ट 4, ये है। ठीक, तो यहाँ पे सी होगा। ठीक, क्योंकि 8 के बाद इसी में 4 आ रहा और किसी में नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा 9th का सी आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके। जो कि अपूर्वा चिरता आर पार्टनर नमिता वॉज manager who received a salary of ₹1,10,000 per year in addition to commission of 10% on net profit before charging such। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है, कमीशन प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹4 लाख आफ्टर चार्जिंग सैलरी, नमिताज कमीशन विल बी, तो नमिता कमीशन कितना आ जाएगा भाई 4,40,000 आपको प्रॉफिट दिया पहले से। ठीक है, अब क्या कह रहा है 4,40,000 प्रॉफिट दिया है हमारा। ठीक है, ₹4,40,000। ठीक है, 4,40,000 है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो सैलरी इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो जरा इस क्वेश्चन में देख लो सैलरी कितनी थी, सैलरी रिसीव्ड ₹10,000 पर ईयर इन एडिशन। ठीक, तो 10,000 हो गया आपका, और इसके बाद क्या बचेगा, इसके बाद हमारा ये हो जाएगा, कहाँ गया, कमीशन इतना इतना, और यहाँ कितना है एडिशन टू कैरी 10,000। ठीक है, कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम जाएंगे कमीशन कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास पहले से 10,000 मैनेजर सैलरी है। ठीक है, पर ईयर, एडिशन ऑफ कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक, तो बिफोर का फॉर्मूला लगेगा
तो आपका ये कितना आया था हमारा, कमीशन प्रॉफिट रुपीज़ 4,40,000 आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी। तो 4,40,000 में हम सैलरी ऐड कर दें, ठीक। फिर चेक करें सैलरी कितनी है, रिसीव्ड सैलरी ऑफ रुपीज़ 1,10,000, तो 1,10,000 ऐड कर दो उसमें। आपका 4,40,000 था, तो 4,40,000 प्लस 1,10,000 सॉल्व करोगे 5,50,000 आएगा, ठीक है, 5,50,000, ठीक। अब इसका हमें क्या कहा है, इसने 5,50,000 हमें मिल गया। इसने कहा क्या है हमें निकालने को, 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, तो 10% कमीशन है बिफोर चार्जिंग का, तो बिफोर चार्जिंग सीधा 10/100 कर दो, कितना आएगा, ठीक। कोई दिक्कत, तो 5500 हमारा क्या आ गया, इसमें आंसर देख लें हम लोग, 55,000 आएगा, ठीक, 1 0 एक्स्ट्रा, ठीक है। 55,000 वाले टिक लगा दो, आंसर बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये 55,000 वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो। चलिए ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो ये 10 क्वेश्चन का हमने अभी एक छोटा सा वीडियो बनाया, ठीक। तो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, रानी एंड सखी आर पार्टनर्स with capital of rupees 4 lakh and rupees 1 lakh respectively. They are entitled to interest on their capital, ठीक है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इन एडिशन रानी इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 4,000 पर मंथ, रानी को सैलरी मिल रही है 4,000 रुपये पर महीना। और सखी इज एंटाइटल टू रेंट ऑफ रुपीज़ 5,000 पर मंथ फॉर यूज ऑफ हर ऑफिस बाई द फर्म। The net profit for the year was rupees 2 lakh. रानी's share of profit will be, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि रानी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो जरा ध्यान दीजिए, हमें क्या दिया है यहाँ पे, कैपिटल दी है, फर्म का नेट प्रॉफिट दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा है 10%, और हमें रेंट कहा है 5,000 और रानी की सैलरी कहा है, ठीक। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है रानी का। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, तो देखिए इसमें हमें करना क्या था, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में देखिए हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, हमें दिया 2 लाख रुपीज़, ठीक। तो नेट प्रॉफिट में से हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे रेंट, जो रेंट पे किया गया। तो रेंट कितना है आप जरा क्वेश्चन में चेक करिए, एक नज़र डालते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में हमें यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि साखी इज एंटाइटल टू रेंट ऑफ रुपीज़ 5,000 पर मंथ, 5,000 रुपये पर मंथ रेंट दिया जा रहा है, ठीक। तो 5,000 रुपये पर मंथ है, तो साल का कितना हो जाएगा, 5,000 इंटू 12 करेंगे, कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये, ठीक है। तो 60,000 रुपीज़ का हमारा क्या हो जाएगा, रेंट। तो 60,000 रुपीज़ का हमारा जो रेंट है, ठीक है,
तो रेंट क्या है, एक आउटसाइडर एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है, आउटसाइडर एक्सपेंस। और आउटसाइडर एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। तो 60,000 रुपीज़ ये जो आउटसाइडर एक्सपेंस है यानी रेंट है जो, इसको हम माइनस कर देंगे तो 1,40,000 आपका जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेट प्रॉफिट हमें मिल गया जो कि करेक्ट है अब हमारा। ठीक, तो हमें करेक्ट नेट प्रॉफिट मिल गया 1,40,000। अब हमसे कहा है कि पार्टनर को यहाँ सैलरी दी जा रही है। चेक करिए कितना दिया जा रहा है। पार्टनर को सैलरी दी जा रही है यहाँ पे 4,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, 4,000 रुपये पर मंथ सैलरी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। तो सैलरी भी हमारा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, तो हम सैलरी कैलकुलेट करने कितना होगा, 4,000 रुपये पर मंथ सैलरी यानी आपके 12 मंथ की कितनी होगी, 4,000 इंटू 12 कर दीजिए तो 48,000 होगा। तो लेस सैलरी, सैलरी माइनस होगा 48,000। ठीक, फिर 48,000 आपने सैलरी माइनस कर दिया, आपका कितना बचा। सो 1,40,000 में आप 48,000 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचा, 92,000। अब 92,000 क्या माइनस हो, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपसे कितना का है क्वेश्चन में, तो कैपिटल हमें पता है, हमारे पास जो इसमें कैपिटल गिवन है वो है 4 लाख एंड 1 लाख। तो कैपिटल दोनों पार्टनर की दी है 4 लाख एंड 1 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना का है, 10%। तो 10% निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 4 लाख का 10% 40,000 और 1 लाख का 10% 10,000। ठीक है, तो 40,000 प्लस 10,000 कितना हो गया, 50,000। सो 50,000 हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, कितना बचा 42,000। ठीक है, तो ये जो 42,000 है ये क्या है आपका, डिविजिबल प्रॉफिट। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो पार्टनर रानी का हमसे पूछा गया शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। तो रानी का शेयर हमें इस क्वेश्चन में कहीं गिवन है, कहीं ऐसा तो कहा नहीं कि कैपिटल के रेशियो पे होगा आपका रेशियो। जब कुछ नहीं गिवन तो रेशियो 1:1 होगा। क्या होगा, 1:1। तो आपका 42,000 आपका आया है टोटल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। इस 42,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 21,000। ठीक है, तो 21,000 आपका हो गया डिविजिबल प्रॉफिट, सॉरी रानी का शेयर हो गया। तो रानी का शेयर जैसा यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹10,000 was taken up by a partner at 70% of its value। 70% की वैल्यू पे वो उसे क्या कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं। ठीक है, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई, क्रेडिटेड एंड बाई हाउ मच अमाउंट। ठीक, तो यहाँ पे क्रेडिटेड क्या होगा, 10,000 का आपका फर्नीचर था, टेकन अप बाई ए पार्टनर एट 70% ऑफ इट्स वैल्यू। तो 70,000, 10,000 का 70% कितना होगा, 7,000। पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, विच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड बाई हाउ मच अमाउंट। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा और कितने अमाउंट से होगा। तो क्रेडिट कौन होगा, आप यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट्स को या किसी भी एसेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो क्या होता है, तब होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक, तो 2 में क्या आएगा, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, और रियलाइजेशन कितने से क्रेडिट होगा, 7,000 रुपीज़ से। तो 7,000 रुपीज़ ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का डी होगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। अंडर विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट कंसीडर्ड। किस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में नॉर्मल रेट का यूज़ नहीं किया जाता। तो देखिए जो सबसे सिंपल है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में नॉर्मल रेट का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, और एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त हमें कहीं भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ठीक, अब आते हैं हम लोग और वाले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल, गुडविल के रिलेशन में इनमें से कौन सा सही है। तो गुडविल इज फिक्टिशियस एसेट्स, नहीं। गुडविल इज अ करंट एसेट्स, नहीं। गुडविल इज अ वेस्टिंग एसेट्स, नहीं। गुडविल इज अ इंटेंजिबल इन एंड इंटेंजिबल। तो गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है, इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ठीक है, आ गई बात समझ, तो ये हो गया इंटेंजिबल एसेट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक हम लोग कर चुके, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ठीक है, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये जो भी हो रहे हैं इवेंट्स हमारे, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। जब भी फोर फीचर ऑफ शेयर, डिफॉल्ट टर्म कॉल्स, री इशू ऑफ शेयर, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, डिफॉल्ट ऑन कॉल होगा सब, तो पहले नंबर पे क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे आपका ये आएगा। फिर जब आप डिफॉल्टर हो जाएंगे तभी तो आप उसको फोरफिट करेंगे, तो दूसरे नंबर पे फोर फीचर ऑफ शेयर आएगा। जब आप शेयर को फोरफिट कर लेंगे तभी तो आप उसके बाद री इशू कर सकते हैं, तो थर्ड नंबर में कितना आएगा, री इशू ऑफ शेयर, ठीक। अब इसके बाद क्या कहता है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व ऑप्शंस, ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। देखना तेल की बोतल में, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ तक हमें सीक्वेंस मिल गए थे। तो क्या सीक्वेंस था हमारा, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट होता है, ये फर्स्ट नंबर होगा, ठीक, और फिर उसके बाद होता है हमारा फोर फीचर, ये सेकंड नंबर होगा, फिर उसके बाद होता है री इशू, ठीक है, ये थर्ड नंबर होगा, और फिर उसके बाद लास्ट आता है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन। कैसे सही है, पहला सेकंड, ठीक है, जो सेकंड नंबर पे फर्स्ट पे आएगा, और जो फर्स्ट नंबर पे है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है, देन फिर थर्ड पॉइंट थर्ड नंबर पे है, फोर्थ आपका फोर्थ नंबर पे है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन फिक्स्ड एट डैश ऑफ द इशूड अमाउंट, 90% ऑफ द इशूड अमाउंट। जितना भी शेयर हम पब्लिक को इशू करते हैं उसका 90% ही हमारा क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज इन द नेचर ऑफ, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आपका किस नेचर का है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसा एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू लॉस क्या होता है, ठीक है, जो आपके बिजनेस की रेगुलर रूटीन का पार्ट है। कैपिटल लॉस मतलब किसी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स क्या होगा, ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हें हम क्या करते हैं फ्यूचर में राइट ऑफ कर सकते हैं, जो हमें बेनिफिट तो दे रहे हैं, ठीक है, बट वो है एक्सपेंस। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया। देन इसके बाद हम आते हैं, चलिए देखिए 16 में क्या कहता है आपका, चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारे कौन से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मे बी यूटिलाइज्ड फॉर, किसके किसके लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला, फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर, बिल्कुल सही, इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। राइटिंग ऑफ प्रीमियम अलाउड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर,
ये भी आपका हो सकता है राइट ऑफ। ठीक, फिर फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को भी हम राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव। सारी चीज़ें कर सकते हैं तो क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक, तो ये हो गया आपका